11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होना है। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस सीट में अब बिहार विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होना है। यहाँ भी चुनावी दंगल जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लगातार स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और यहाँ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। खुद कल्पना सोरेन ने लगातार यहाँ पर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी कई चेहरे पहुंच रहे हैं। लगातार यहाँ पर जनसभाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर का समीकरण क्या है? क्या जेल कैंप के आने के बाद यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बन पा रहा है? कैसी फाइट है? समीकरण किसको फेवर करते हैं? सीट का इतिहास क्या है? इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं। रंजन जी, घाटशिला का उपचुनाव कितना दिलचस्प नजर आ रहा है? हालांकि उपचुनाव में देखा जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है फायदा उसी को मिलता है, लेकिन इस बार यहाँ का मुकाबला कैसा है? जब अब घाटशिला में बहुत दिलचस्प मुकाबला है और देखिए कि सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव है, लेकिन राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्री उस सीट पर लगे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी हैं, रघुवर दास ने रोड शो किया, अर्जुन मुंडा वहां पर हैं, मधु कोड़ा हैं और चंपई सोरेन तो हैं ही, उनके बेटे खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उड़ीसा के जो हैं मुख्यमंत्री यहां पर आए और उन्होंने भी जो है यहां पर जो है वोट मांगा और वो चाहते हैं कि यहाँ पर बाबूलाल सोरेन को वोट मिले, तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। तो एक तरह से आप देखिए तो दोनों तरफ से जो प्रचार है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। फिर जैसा आपने कहा कि अगर आप इधर से देखिए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने भी बागडोर संभाला। यहाँ तक कि एक एक प्रखंड में जो है विधायक और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो है सिर्फ एक सीट, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा जो है आप इससे लगा सकती हैं कि कितना जोर लगाया जा रहा है दोनों ही तरफ से। और इसलिए भी है क्योंकि इस चुनाव के परिणाम से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जीते तो एक और सीट बढ़ जाएगा, अगर कुछ दूसरा रिजल्ट भी आ जाए तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रतिष्ठा का सवाल तो है, लेकिन प्रतिष्ठा से ज्यादा यहाँ नैरेटिव का सवाल है कि नैरेटिव जो है कहीं ऐसा बिल्ड ना हो जाए कि चीजें जो है अनुकूल नहीं चल रही है। और ये चीज दोनों के लिए है, क्योंकि बीजेपी जिन चीजों पर सरकार को घेर रही है, अगर मान लीजिए ये चुनाव बीजेपी हारती है तो उसके लिए भी ये बातें होंगी और सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जाएगा कि बिल्कुल फेक नैरेटिव के साथ जो है बीजेपी आगे चल रही थी, जनता ने ठुकरा दिया। और ठीक यही चीज सरकार के साथ है कि अगर ये रिजल्ट जो है वो आपको एनडीए के फेवर में आ जाता है तो फिर एनडीए कहेगा कि देखिए जनता का विश्वास इस सरकार पर जो है वो कम हो गया है। तो इसीलिए घाटशिला का चुनाव जो है वो इतना जबरदस्त हो रहा है और सिर्फ एक सीट होने के बावजूद जो है आमतौर पर बाई इलेक्शन में इतना जोर नहीं लगता, लेकिन यहां पर लगाने के पीछे ये सारे कारण जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन एक बात और भी होता है, कल्पना सोरेन भी जो है जब वहां जा रही हैं तो जो उन्होंने एक बात कही कि केंद्र से चाहे कितने लोग भी आ जाएं, जो झारखंड के लोग हैं अपने भाई को और अपने बेटे को जिताने के लिए ही काम करेंगे। और उनको ये भी पता है कि सिंपैथी जो है, सहानुभूति के जो वोट हैं वो हैं, इसलिए वो ये भी कहते हुए सुनी जाती हैं कि रामदास सोरेन के अधूरे सपने को सोमेश पूरा करेंगे। तो ये चीज है और ये चीज देखी भी जाती है कि जो बाई इलेक्शन होता है वहां पर जो सहानुभूति का वोट होता है वो काउंट करता है। जिस पार्टी को भी, और खास करके किन्हीं के निधन के बाद अगर उस सीट पर बाई इलेक्शन हो तो इस तरह की चीजें जो है वो देखी जाती रही हैं कि उनके पक्ष में लोगों का जो है एक उनका जो होता है। और आप देखिएगा कि जब कल्पना सोरेन के मंच पर जो या वहां पर सूरजमणि सोरेन जो है बिल्कुल भावुक हो गई थी, टूट गई थी वो। तो ये सारी चीजें जो है लोग को एक आपको ये करते हैं कि हाँ चलिए इनको हम वोट करते हैं। तो इस वजह से भी एक वजह आपको दिखता है कि जेएमएम की स्थिति कॉम्पैरेटिवली घाटशिला में बेटर है। और दूसरी जो
एक चीज है जो यहाँ का समीकरण है। देखिए, अगर बीजेपी को यहाँ पर चुनाव जीतना है तो जो एक यहाँ पर आम समीकरण है आपको जेएमएम का, आदिवासी और मुस्लिम का, उसको तोड़ना होगा। और उसको तोड़ने के लिए तो देखिए आदिवासी वोटों में सेंध लगानी होगी। पिछले दिनों कोल्हान बंद भी हुआ था और इन चीजों के लिए कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। घुसपैठ की बात बार बार जो है बीजेपी उठाते रही है। बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन इस विषय पर जो है लगातार बोलते रहे हैं। तो इसीलिए घाटशिला का चुनाव अगर आप देखिए तो बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। हालांकि अगर आप यहाँ के इतिहास को देखें और पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो देखिए, अगर आप देखिए तो 2024 में रामदास सोरेन का जो मार्जिन था वो कंफर्टेबल मार्जिन था। और जब आप 50% से ज्यादा वोट लेकर आते हैं तब फिर ये हो जाता है कि किसी और के लिए कुछ बचता नहीं। तो पिछली बार उनको 51.5% वोट आए थे और वो लगभग 22,500 वोटों से यहाँ चुनाव जीतने में सफल हुए थे बाबूलाल सोरेन के खिलाफ। अब इस बार जो जेएमएम के कैंडिडेट हैं सोमेश सोरेन, उनके साथ एक सिंपैथी वोट भी जुड़ा हुआ है। और बीजेपी के साथ जो एक समस्या ये भी है कि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम भी चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर महतो वोटर्स उस संख्या में नहीं है कि बिल्कुल जयराम को मुख्य मुकाबले में ले आए। लेकिन एक बात तो है, सभी कुर्मी आंदोलन को लेकर दोनों समुदायों में एक खाई जैसा भी सीन दिख रहा है। तो ये भी दिखेगा जेएलकेएम को वो सपोर्ट आदिवासियों की तरफ से नहीं मिल पाएगा। ये हो सकता है। और देखिए, और ये अगर ऐसा हुआ तो फिर जो आदिवासी वोट है वो एक तरफ जो है कंसोलिडेट हो सकता है और दूसरी तरफ जयराम को उसका नुकसान हो सकता है। हालांकि जब पिछला चुनाव हुआ विधानसभा का तो उसमें भी आप देखिएगा तो जेएलकेएम को 4.25% के आसपास ही वोट आए। तो वोट जो है, और जब फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर महतो वोटर्स कितने हैं तो वही आपको 4-5% के आसपास जो है दिखता है। तो ऐसा लगता है कि घाटशिला में जो वोट मिले जयराम को वो वही कुर्मी वोट ही थे। अब अगर जयराम इन वोटों को अपने पाले में कर लेते हैं तो बीजेपी के लिए और परेशानी बढ़ेगी। अगर ये वोट बीजेपी की तरफ होता और कुछ आप ट्राइबल वोट्स में सेंधमारी कर पाते तब मुकाबला जो है करीबी आ सकता था, क्योंकि बाबूलाल सोरेन को पिछली बार 40% के आसपास वोट मिला है। तो अगर ये जयराम की पार्टी यहां नहीं होती, वो कुर्मी वोट अगर बीजेपी की तरफ जाता तब आप 44% के पास पहुंचते और वो 51 पे रहते। तो अगर आप 4% भी ट्राइबल वोट अपनी तरफ कर लेते तो मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक आ जाता। लेकिन वैसी स्थिति क्या बनेगी? वैसे ये चुनाव है, लास्ट मोमेंट पर बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन अभी देखकर लगता है कि आप यहां पर देखिए तो जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो 48.29% हैं और मुस्लिम 8.9। तो जो आम का समीकरण है वो आपको 57 से 58% बन जाता है। और आप देखते हैं कि जो जेएमएम को वोट आया, रामदास सोरेन को आया 2024 विधानसभा चुनाव में, वो 51.5% आया। तो ये 57-58 है और उनको 51.5 आया। इसका मतलब ट्राइबल वोट जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ था वो इंटैक्ट रहा था आपको जेएमएम के साथ। तो अब इस चुनाव में कितनी सेंधमारी वहां से बीजेपी कर पाता है उसी पर जो है परिणाम यहां का बदल सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम दिखती है, जैसे कि जो दो वजह मैंने आपको बताई कि एक सिंपैथी वोट और दूसरा जो यहां का समीकरण है वो। तो यहां पर एक दिलचस्प मुकाबला जरूर बन रहा है, क्योंकि बीजेपी को भी कुछ दिख रहा है और यही वजह से वो पूरा जोर लगाए हुए है। 5 पूर्व मुख्यमंत्री अगर वहां पर जो है लगातार लगे हुए हैं। चंपई सोरेन जो है सुदूर गांवों तक जा रहे हैं। तो जिन गांवों में लोग पहुंचते नहीं है वहां पहुंचने की उनकी कोशिश है, वहां से वो वोट चाहते हैं। तो चूंकि सिर्फ एक सीट पर है तो सारे जो स्टार प्रचारक हैं और जो बड़े नेता हैं राज्य के वो पहुंच रहे हैं। और देखिए, जब मैं ये देख रहा था तो आप ये भी देखते हैं कि ये पश्चिम बंगाल
बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर को भी टच करता है। ओडिशा के सीएम को भी बुलाया इसीलिए उड़ीसा के सीएम को बुलाया गया, क्योंकि जो वहां से आए हुए वोटर्स इस क्षेत्र में बस गए हैं, वो वोट बीजेपी की तरफ आए। बंगाल से आप देखिए तो शुभेंदु अधिकारी वगैरह को बुलाया जा रहा है, बंगाल के नेताओं को यहां पर बुलाया जा रहा है कि वो जो बंगाली वोटर्स हैं उनको बीजेपी की तरफ मोबिलाइज कर सकें। तो बीजेपी सिर्फ एक सीट के लिए कोई भी कोशिश छोड़ नहीं रही है, लेकिन जो समीकरण है और प्लस आप देखिए कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के जाने से जो है एक माहौल बनता है। और चूंकि उस क्षेत्र में कोल्हान में पिछले 2 चुनाव से आप देखिए तो बीजेपी का प्रदर्शन कोई बहुत बेहतर नहीं रहा है। 2024 में कॉम्पैरेटिवली 2019 के चुनाव से बेटर जरूर रहा, लेकिन वहां पर उतना अच्छा नहीं रहा है। बड़े बड़े नेता वहां पर हारे हैं बीजेपी के। तो एक जो वहां का समीकरण है और जो इमोशंस आप कह लीजिए वो इस तरह का बना हुआ है जो कि जेएमएम को सपोर्ट करता है। लेकिन घाटशिला में जो है एक रोचक मुकाबला होगा, इसकी उम्मीद है। जयराम की फैक्टर होंगे कि वो उनकी पार्टी जो है किस तरह का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जयराम भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। अब अगर उनका अपना पिछली बार का 4.25% वोट है, वो क्या करते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वो ट्राइबल वोटर्स तो हैं, लेकिन जो अन्य जातियों के वोट हैं, इन 58% के अलावा भी तो आपको वोट हैं, लगभग 40% वोट तो हैं। तो उसमें से उनको पिछली बार 4.25% मिला। अब वो उसमें और कितना डेंट मानते, क्योंकि देखिए जेएलकेएम की भी जो रणनीति है वो ये है कि वो अपना विस्तार चाहते हैं। तो वो विस्तार जब वो चाहते हैं तो कहां से लेकर आए? अगर मान लीजिए वो स्पेस जो है जेएमएम नहीं देता है तो उनको कोई ना कोई स्पेस तो ढूंढना होगा। तो वो जिधर पेनिट्रेट करेंगे, अगर वो जो बीजेपी का कोर वोट रहा है जो बाकी एक तरफ आया है, अगर उसमें पेनिट्रेट कर गए तो बीजेपी के लिए और भी परेशानी बढ़ जाएगी। तो जयराम की पार्टी का प्रदर्शन घाटशिला में कैसा रहता है उस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा और उतना ही पता चलेगा कि हार जीत का मार्जिन क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए घाटशिला की जंग भी बहुत दिलचस्प होती जा रही है। अब जेएलकेएम के आने से कितने वोटर उधर शिफ्ट होते हैं और किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, किस तरह का चुनाव और होगा। अब क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं बस चुनाव प्रचार के लिए, तो तमाम स्टार प्रचारक लगातार घाटशिला पहुंच रहे हैं। बीजेपी ने भी कड़ी मेहनत की है इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए, तो जेएमएम भी लगातार इस सीट पर फोकस कर रहा है। वहां हर छोटे छोटे गांव और प्रखंडों में चुनावी सभाएं हो रही हैं। हमारी नजर बनी रहेगी घाटशिला के इस जंग से जुड़ी हुई लगातार खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।